पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो वर्ड है ये बहुत कॉमन वर्ड है इन इकोलॉजी। तो डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग एंड फॉलिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर्स और ट्रीज प्लांटेशन इन ऑर्डर टू अकोमोडेट एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अर्बन यूज। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? ये कटिंग है फॉरेस्ट की, ठीक है ना। फॉरेस्ट को काटने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स इज कॉल्ड एज दी डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को काटा क्यों जाता है? इसके कुछ पर्पसेस होते हैं। जो कॉमन पर्पसेस हैं वो है कि उस लैंड को इस्तेमाल करना किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए उस लैंड को यूज़ करना है। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनाई जानी है जिस जो ज़मीन के ऊपर ना फॉरेस्ट जो थे वो काट दिए गए हैं, ट्रीज़ काट दिए गए हैं, या फिर अर्बन यूज़ के वहाँ पे आबादी जो है वो जो वहाँ पे आबादी है वो उसको ग्रो करवाया जाए, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन के कुछ इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल जो हैं वो इम्बैलेंसेस है कि मतलब कि वहाँ से अब फॉरेस्ट काट दिया गया है, वहाँ पे मौजूद जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया, और मिट्टी में मौजूद भी जो जानवर हैं वो बिल्कुल ही जो है वो अफेक्ट होंगे जब वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जो डिफॉरेस्टेशन है इसके कुछ काजेज हैं हमारे पास जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा जो मेन जो काज है वो क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो एक मेजर फैक्टर है जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह बन रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फूड के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ना, फूड प्रोडक्ट डिमांड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों बढ़ रही है ये डिमांड? क्योंकि जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वर्ल्ड की। जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो अब फूड को बनाने की, जो फूड की प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो फूड को प्रोड्यूस करवाने की एक लार्ज अमाउंट में जो फूड को प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। एक स्पेसिफिक एरिया में क्रॉप्स ग्रो करवानी पड़ेगी, और उसके अलावा जो सब्ज़ा लगाना पड़ेगा, हरियाली लगानी पड़ेगी। किसके लिए? कैटल की ग्रेजिंग के लिए, फॉर कैटल ग्रेजिंग के लिए। कैटल ग्रेजिंग के लिए क्या किया जाएगा कि वहाँ पे जो हर्ब्स वगैरह जो लगाने हैं कैटल की ग्रेजिंग के लिए, तो जो लैंड है उसको अगर काटेंगे, दरख्तों को काटेंगे, फिर ही क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जा सकती हैं। या फिर कैटल की ग्रेजिंग के लिए जो हर्ब्स वगैरह लगानी है वहाँ पे हर्बेशियस प्लांट जो लगाने हैं वो तभी घास वगैरह जो लगेगी वो तभी लगेगी जब वहाँ से फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, ट्रीज को काट दिया जाएगा। इसलिए ह्यूज अमाउंट जो ट्रीज की है उसको गिराया जाता है कि वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कराया जाए, या फिर वहाँ पे जो है वो हर्बेशियस प्लांट्स लगाए जाए, सब्जा लगाया जाए कैटल ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है ये भी बहुत बड़ी वजह है कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। दूसरा है हमारे पास लॉगिंग। तो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज बन रही हैं जिनके अंदर कुछ पेपर इंडस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, एससी पेपर जो हमें पता है कि जो पेपर है ये ट्रीज से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैच स्टिक्स जो होती हैं ये भी लकड़ी से बनती हैं। तो मैच स्टिक की इंडस्ट्री के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, और उसके अलावा फर्नीचर के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो इन सब के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं पेपर इंडस्ट्री में, मैच स्टिक इंडस्ट्री में, और फिर फर्नीचर इंडस्ट्रीज में, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल किस तरह की जाती है? फॉरेस्ट को काट के एक लार्ज अमाउंट की वुड की सप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये जो वुड होती है ये लार्ज अमाउंट ऑफ दी वुड
चाहिए होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये वुड जो होती है ना, ये इस्तेमाल होती है फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा ये जो होती है, यही वजह है कि इनकी जो सप्लाई होती है ना वुड की, वो लीगल और इलीगल दोनों तरीके से की जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, लॉगिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि पेपर इंडस्ट्री, मैच स्टिक इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री, इन सब के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वुड की ज़रूरत है, ठीक है। तो वुड जो होती है ये इसके अलावा फायरवुड के तौर पर भी इस्तेमाल होती है डायरेक्टली, और इसके अलावा एक फ्यूल का सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स है चारकोल के ज़रिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन वुड्स को क्या किया जाता है, इन वुड्स को हासिल किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लीगल और इलीगल सप्लाई के ज़रिए, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा जो है वो काज जो है डिफॉरेस्टेशन का, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो ट्रीज को बहुत ज़्यादा काटा जाता है ताकि रोड्स बनाई जाएं, वहाँ पे जो है वो कॉलोनीज बनाई जाएं, रोड्स और एंड कॉलोनीज बनाने के लिए जो ट्रीज को है वो लार्ज अमाउंट में काटा जाता है, ठीक है ना। तो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह ही इसकी वजह है कि ओवर पॉपुलेशन जो होती है ना वो अफेक्ट करती है बहुत बुरी तरह फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से जो सिटीज़ जो होती हैं, जो सिटीज़ की एक्सपेंशन की वजह से, तो ओवर पॉपुलेशन एक है, और काज अर्बनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ओवर पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा काज है डिफॉरेस्टेशन का। और जैसे जैसे सिटीज़ हैं जो एक्सपेंड कर रही हैं, अब सिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है, जो थोड़ा बहुत इलाका था जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे थे, वहाँ पे लोगों ने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी हैं, ठीक है ना। तो सिटी का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए भी जो लैंड की ज़रूरत है, इसीलिए जो है वो ट्रीज़ को काट के वहाँ पर जो है वो सोसाइटीज़ बनाई जा रही है, हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, और फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 4 अब काज है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ द लैंड। डी है हमारे पास डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड। तो डेजर्टिफिकेशन के अंदर हमें क्या करते हैं कि जो लैंड है ऐसी जो कि ट्रीज की ग्रोथ के लिए कुछ कोई लैंड होती है वो जो अनफिट होती है, तो डेजर्टिफिकेशन अकर, वाई डेजर्टिफिकेशन अकर, इट अकर ड्यू टू लैंड अब्यूजिंग, ड्यू टू लैंड अब्यूजिंग। अभी हम देखते हैं कि लैंड अब्यूजिंग किस तरह होगी, ठीक है ना। ड्यू टू लैंड अब्यूजिंग मेकिंग इट अनफिट, मेकिंग दिस लैंड अनफिट, इट अनफिट फॉर ट्री ग्रोथ, फॉर ग्रोथ ऑफ द ट्री, अनफिट फॉर ट्री ग्रोथ। तो लैंड अब्यूजिंग का मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, कि लैंड अब्यूजिंग किस तरह होगी। तो पेट्रोकेमिकल्स जो होती हैं, इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं सीवरल पेट्रोकेमिकल्स जो लैंड अब्यूजिंग की वजह करते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज काज द लैंड अब्यूजिंग, ठीक है। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं जो रिवर के अंदर जाते हैं, वेस्ट, इंडस्ट्री के वेस्ट और उनके पेट्रोकेमिकल्स किस में जाते हैं, रिवर्स वगैरह के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगी, जब ये रिवर्स में जाएंगे तो सॉइल अरेजन होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो वो पानी जब रिवर का पानी सॉइल के अंदर जाएगा तो वो वहाँ पे सॉइल अरेजन काज हो जाएगी, और जब सॉइल अरेजन हो जाएगी तो वो जो लैंड होगी ना वो अनफिट हो जाएगी प्लांट या किसी भी किस्म के प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसी भी किस्म के ट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है 5th पॉइंट देखते हैं, माइनिंग। तो माइनिंग की बात करें हम, ऑयल और कोल की माइनिंग जो होती है उसको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड की ज़रूरत होती है। तो क्या है कि ऑयल एंड कोल माइनिंग, ऑयल एंड कोल माइनिंग
रिक्वायर ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ दी फॉरेस्ट लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से अब लैंड की भी एक तो ज़रूरत है जहाँ से इन्होंने ऑयल या कोयला निकालना है। अब उस लैंड तक पहुँचने के लिए भी इनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, रोड्स वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, हाईवेज होने चाहिए, जो ट्रक वगैरह है या फिर ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं उनके गुजरने के लिए प्रॉपर रोड्स होने चाहिए, प्रॉपर हाईवेज होने चाहिए, ठीक है ना, जो इन ऑयल और कोल की जो है वो जहाँ पे ये पाए जाते हैं उस ज़मीन तक जाएं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से दरख्त वगैरह काटने पड़ेंगे, दरख्तों की कटाई होगी तो वहाँ पे रोड्स और हाईवेज बनाए जाएंगे ताकि इन ऑयल और कोल तक जो है वो लोग पहुंच सकें, जिन्होंने माइनिंग करनी है वो पहुंच सकें। उसके अलावा एक और अफेक्ट है, पहले तो यहाँ पे दरख्त काटे गए, अब वहाँ पे जो ऑयल और कोल को निकालते वक्त कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये क्या वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, ये पोल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, पोल्यूट इन्वायरमेंट, और जो करीब की जो स्पीशीज़ है ना वो बुरी तरह अफेक्ट होंगी, ठीक है ना, स्पीशीज़ आर अफेक्टेड बैडली, इवन के इन स्पीशीज़ की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इसके अलावा और पोल्यूटेंट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है ना, ये वेस्ट जो होते हैं इनसे निकलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर के अंदर अगर हम बात करेंगे कि जो हंड्रेड्स ऑफ दी फॉरेस्ट होते हैं ना वो फायर की वजह से जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, ठीक है ना, पिछले कई सालों से। तो क्या होता है कि ये क्यों होती है ये फायर, ठीक है, ये होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर से, वार्म समर कंडीशन, ठीक है। तो फायर या तो अगर या फिर इससे होगी या फिर एंथ्रोपोजेनिक फायर होगी। एंथ्रोपोजेनिक फायर वो होती है जो ह्यूमन काज से होती है, ठीक है ना, जो किसी ह्यूमन एक्टिविटी से लगती है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक फायर कहते हैं। तो इस फायर की वजह से हैबिटेट जो होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन कौन से अफेक्ट्स काज होते हैं, ठीक है ना। अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले हमारे पास है लॉस ऑफ हैबिटेट। तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, अगर आप फॉरेस्ट को काट देंगे तो वो वाली स्पीशी जो उस फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ट्रीज़ के पत्तों के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, या ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, वो वाली स्पीशी जो होगी वो उनका हैबिटेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फॉरेस्ट की साए में जो मिट्टी थी उसके अंदर रहते हैं, उससे नमी वाली मिट्टी में रहते हैं, वो जब फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो वो मिट्टी जो होगी वो सूरज को एक्सपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका हैबिटेट जो होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो फ्लोरा और फौना जो है ना फॉरेस्ट का, ठीक है ना, वो अपने स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहा होता है। जब उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ फॉरेस्ट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स कुछ होते हैं जो शिफ्ट कर सकते हैं खुद को एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट के अंदर। वो क्या कर जाते हैं, वो एक अपना जो नेटिव इन्वायरमेंट है उसको छोड़ के न्यू इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपना नेटिव इन्वायरमेंट छोड़ देता है, नेटिव इन्वायरमेंट लीव कर देता है, लीव कर देता है और एक न्यू इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है।
तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ अडाप्टेशन होती है उस नए इन्वायरमेंट के मुताबिक में। अगर तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस अडाप्टेशन के मुताबिक अपने अंदर चेंजेस ले आएगा, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर अडाप्टेशंस ले आएगा, ठीक है ना, तो वो जिंदा रहेगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्पीशी की एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा हो रही है। सॉइल एरोजन के कॉन्सेप्ट का हमें पता है कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है और पानी से जिस तरह के बहुत तेज़ सैलाब से या बारिश से या फिर उसकी अलावा तेज़ हवा से सरफेस के ऊपर से उठ के उड़ना शुरू हो जाती है और अपनी सरफेस को छोड़ देती है। उसको हम कहते हैं कि सॉइल जो है ये इरोडेड सॉइल है, ठीक है ना, अपनी सरफेस के साथ स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं है। तो सॉइल अगर तो रहेगी मॉइस्ट तो फिर सॉइल एरोजन के चांसेस जो होंगे वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होंगे। तो सॉइल मॉइस्ट किस तरह रहती है? इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेस्ट शेड्स। जब फॉरेस्ट का शेड होगा तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली सॉइल के ऊपर नहीं पड़ेगी और सॉइल के अंदर जो वाटर है वो वेपोरेट नहीं करेगा। तो अगर जब ट्रीज होंगे ना, उनकी शेड होगी ट्री की, तो सॉइल जो होगी वो मॉइस्ट रहेगी, और अगर सॉइल मॉइस्ट रहेगी तो सॉइल एरोजन के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होंगे। तो जैसे जब फॉरेस्ट को जो होता है वो कट डाउन किया जाता है, कट डाउन किया जाएगा फॉरेस्ट को, तो क्या होगा कि जो सॉइल जो होगी वो एक्सपोज हो जाएगी सन को। जब सॉइल एक्सपोज हो जाएगी ना सन को, तो वहाँ पे जो होगा वो खुश्क हो जाएगी, ज़मीन जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, लैंड, ठीक है, ड्राई लैंड हो जाएगी। जब लैंड ड्राई हो जाएगी तो उसकी वजह से सॉइल एरोजन के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो सॉइल जो होगी वो इरोड हो जाएगी। वहाँ से सॉइल जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है और उसकी जो लेयर्स हैं सॉइल की वो मेनटेन नहीं रहेंगी, ठीक है। तो उसके अलावा फ्लड जो है ये भी बहुत बड़ा काज है, ठीक है। तो सॉरी जो फ्लड है वो भी बहुत बड़ा अफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का, कि जब सैलाब आते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं ना, ट्रीज रूट्स अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, तो बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती हैं ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं। तो जब ये रूट्स जो होंगी वही नहीं होंगी, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो जो वाटर का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत तेज़ हो जाएगा और फ्लड जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज करेगा एरियाज़ में, ठीक है ना। तो जब अदरवाइज जब ट्रीज़ की रूट्स होंगी तो कोई पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक एरिया के अंदर आएगा तो ट्रीज़ की रूट्स उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। वही बात जो मैंने आपको हैबिटेट लॉस में समझाई थी कि जब हैबिटेट ही लॉस हो गया है तो वाइल्ड लाइफ जो है वो न्यू हैबिटेट के अंदर चले गई है। जो जा सकते थे, जो नहीं जा सकते थे, जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहीं मर गए हैं, और जो जा सकते थे नए एनवायरनमेंट में वो नए एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को नहीं मेंटेन कर सके हैं, तो जिसकी वजह से जो तो अपने अंदर अडेप्टेशन ले आएंगे नई लोकेशन के अंदर वो जो हैं वो जिंदा रह लेंगे, अदरवाइज जो नहीं ले जाएंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। क्लाइमेट इम्बैलेंस किस तरह? हमें पता है कि ट्रीज क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, एयर के अंदर वाटर वेपर्स चले जाते हैं और उसके अलावा ये शेड देते हैं, सॉइल भी मॉइस्ट रहती है। जब डिफॉरेस्टेशन होगी ना तो क्लाइमेट इम्बैलेंस होगा कि ट्री जो होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रहे थे, ट्री यूटिलाइज कर रहे थे ग्रीन हाउस गैसेज को और एटमोसफेयर के अंदर एक बैलेंस मेंटेन हुआ था। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो ग्रीन हाउस गैसेज की जो मिकदार है वो इन्वायरमेंट के अंदर एटमोसफेयर के अंदर इंक्रीज जो हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो काज होगी, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको डिफॉरेस्टेशन की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।